नमस्कार साथियों, VNITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार कल हमने ये पढ़ा था, सैम्पल 1 पेपर सेट सॉल्व किया था। आज हम सैम्पल पेपर 2 सेट सॉल्व करेंगे। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 75 क्वेश्चन दिए हैं, 150 नंबर का पेपर है और दोनों ही भाषाओं में दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में ये दिया गया है। अब हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, थ्योरी का आया हुआ है। थ्योरी के टोटल 38 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन कैलकुलेशन साइंस के हैं और 6 क्वेश्चन इंजीनियर ड्राइंग के हैं और 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। ठीक है, अब इसमें से हम थ्योरी का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक पैरेलल ब्लॉक है। ठीक है, इस समांतर पैरेलल ब्लॉक का नाम बताइए। कैसा पैरेलल ब्लॉक है ये आपको समझना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, टेनॉन पैरेलल ब्लॉक, एंगुलर पैरेलल ब्लॉक या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। देखिए, हमने आपको बताया है कि सॉलिड पैरेलल ब्लॉक क्या होता है। एक छोटा सा ब्लॉक होता है, ठीक है, एक चौकोर ब्लॉक होता है जिसको हम किसी भी सामान के नीचे हाइट को एडजस्ट करने के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से टेनन पैरेलल ब्लॉक जो होता है वो भी एक त्रिकोण आकृति का पैरेलल ब्लॉक होता है जिसको हाइट को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है। एंगुलर पैरेलल ब्लॉक जो होता है वो एक एंगल पर सेट होता है जिसमें एंगल को मतलब किसी भी सामान के एंगल को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है। और एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक जो होता है वो किसी भी हाइट पर एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है। इसमें एक पेयर होता है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पेयर होता है। एडजस्टेबल जो पैरेलल ब्लॉक होता है उसमें एक पेयर होता है, दो ब्लॉकों का एक पेयर होता है जो एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, इनको अपने अनुसार यानी कि सामान के हाइट के अनुसार इनको एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए इस पैरेलल ब्लॉक का नाम हो जाएगा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है कौन सा मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि कास्टिंग किए हुए सामान पर, कास्टिंग किए हुए जॉब पर या फोर्ज किए हुए जॉब पर इनमें से कौन सा मार्किंग मीडिया लगाया जाता है। तो हमने आपको बताया ही है कि वाइट वॉश जो मार्किंग मीडिया होता है उसको फोर्जिंग या कास्टिंग के बाद जॉब पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सौ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया ही है कि विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल यानी कि विभिन्न प्रकार की डिजाइनों को काटने के लिए किस काटने वाली शॉ को यानी कि कटिंग शॉ का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान दिए होंगे, जो सोना वगैरह काटते हैं तो उनके पास प्रोफाइल कटिंग मशीन होती है, तो उनके पास जो सॉ होता है वो होता है कॉन्टूलर सॉ। ठीक है, तो प्रोफाइल काटने के लिए यानी किसी भी पार्ट पर प्रोफाइल यानी डिज़ाइन काटने के लिए, कोई एक निश्चित आकार काटने के लिए जो सॉ का उपयोग किया जाता है वो है कॉन्टूर बेंड सॉ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति का अनुमति नहीं देती है। मतलब कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है लोहे की या किसी भी धातु की जो उस पर अगर बल लगाकर उसको तोड़ने की जो है कोशिश की जाए तो वो कोई भी आकार बदलता नहीं है, कोई हल्का सा भी आकार नहीं बदलेगा, डायरेक्ट टूट जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी होती है भंगुरता की। कास्ट आयरन में इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार होता है। मीन्स कास्ट आयरन में भंगुरता सबसे अधिक होती है। उस मेटल को यानी कास्ट आयरन को अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्टली टूट जाता है, किसी भी आकार में परिवर्तित नहीं होता, यानी कि वो मुड़ता नहीं है, वो डायरेक्ट ही टूट जाता है। तो वो किस कारण होता है? भंगुरता के कारण। ठीक है, ब्रिटलनेस के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या लिखा है?
क्यों सतह प्लेटों यानी कि सरफेस प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सरफेस प्लेट हमारी होती हैं उन्हें अच्छी कास्ट आयरन से ही क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो किस लिए बनाया जाता है, हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि कास्ट आयरन जो होता है वो ब्रिटलनेस यानी भंगुरता के कारण विकृत नहीं होता, यानी मुड़ता नहीं है, अपना आकार नहीं चेंज करता है, वो डायरेक्ट ही टूट जाता है। तो इसीलिए अच्छे कास्ट आयरन का उपयोग सरफेस प्लेट पे किया जाता है, ताकि जब भी इस पर लोड पड़े, जब भी इस पर कोई भार पड़े या जब भी इस पर कोई सामान रखा जाए तो ये अपना आकार न चेंज करे, अब विकृत ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, विकृत को रोकने के लिए। ठीक है, विकृति को रोकने के लिए अच्छे कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समायोज्य समांतर ब्लॉक। ठीक है, अभी हमने बताया एडवांटेज एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक क्या होता है, उसमें दो ब्लॉक होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वो किस काम में आता है, हमने बताया था, जैसे नाम से ही इसके पता भी चल रहा है कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है, यानी कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या है, विभिन्न कोण पर आधारित करने के लिए, विभिन्न गहराई पर आधारित करने के लिए, विभिन्न लंबाई पर आधारित करने के लिए, या थर्मल विभिन्न ऊंचाई, ये थर्मल ऊंचाई गलत लिख उठा है, विभिन्न ऊंचाई पर आधारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा विभिन्न ऊंचाई, यानी कि अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप की ऊंचाइयों के लिए इसको एडजस्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है। तो यूनिवर्सल क्या है, सरफेस गेज। यूनिवर्सल जो सरफेस गेज होता है उसका जो कौन सा भाग होता है जिससे स्क्राइबर को अपने स्थान पर एडजस्ट किया जा सकता है, तो वो होता है आपका क्या, स्लग। पहले ही ऑप्शन में एक बार पिछले क्वेश्चन में हमने एक बार पढ़ा था कि जो स्क्राइबर को पकड़ा हुआ भाग था वो क्या था, स्लग था। तो स्लग ही उस स्क्राइबर को पकड़ता है और उसको एडजस्ट कराता है, तो आ जाएगा आंसर स्लग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको पता है जब क्रॉस सेक्शन काटना हो, किसी का तिरछा काटना हो, ठीक है, तो किस मेटल कटिंग का उपयोग किया जाएगा, चाहे तिरछा काटना हो चाहे सीधा। मतलब अगर मेटल, आपको बता दें, अगर मेटल ऐसा है, ठीक है, और इसको ऐसे सीधा काटना है, तो किस सॉ का उपयोग करेंगे, सर्कुलर सॉ का उपयोग करेंगे हमेशा। क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका सर्कुलर सॉ का। आपने सरिया वगैरह काटते समय देखा भी होगा कि उसमें हमेशा सर्कुलर सॉ का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बताया था कि क्यों बनाया जाता है। हाँ बताइए, क्या है, विकृति को रोकने के लिए। ठीक है, सटीकता बनाए रखने के लिए, स्वयं लुब्रिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा स्वयं लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है भाई, उसकी विकृति नहीं हटती है। ठीक है, और वह क्या होता है, उसमें एक और अच्छा गुण होता है कि वह सो लुब्रिकेट रहता है, मतलब हमेशा चिकना बना रहेगा। कभी भी उस पर अगर सामान आप रखते हैं तो उस पर सामान चिपकेगा नहीं, वो फिसल जाएगा। तो लुब्रिकेशन इसमें पर्याप्त रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को सह लेती है। ठीक है, तो शॉक और इम्पैक्ट यानी कि उस पर अगर हथौड़ा मारते हैं या उसको झटका देते हैं तो धातु उसको सह ले, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो वो होती है टफनेस। ठीक है, टफनेस की वजह से, यानी कि अगर मटेरियल टफ है तो
वो क्या होगा, बाहरी आघात को सह लेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो एंगल में रिब्स होते हैं, जो सपोर्टिंग रिब्स होते हैं एंगल प्लेट की, आपको बता रहे पिछले क्वेश्चन में भी हमने, पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि एंगल ऐसा होता है, ठीक है, इसमें एक ऐसा रिब भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये रिब, ये जो सपोर्टिंग रिब है, ये क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विकृति को रोकने के लिए, यानी कि ये एंगल प्लेट 90 डिग्री पर ही बना रहे, ठीक है, ताकि ये एंगल प्लेट 90 डिग्री पर ही, 90 डिग्री पर ही ये बना रहे, इस विकृति को रोकने के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा विकृति को रोकने के लिए, ठीक। हाँ, ये अगले क्वेश्चन में देखिए आप, ये एक ब्लॉक दिखा रहा है आपको, वी ब्लॉक दिख रहा है, तो आप ध्यान दीजिए इसमें कैसा वी ब्लॉक है ये, इसमें दो ग्रुप दिए हुए हैं, वी ग्रुप कटे हैं, ठीक है, और किनारे, दोनों किनारों पर एक एक स्क्वायर स्लॉट कटा हुआ है। तो ये कैसा ब्लॉक हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए इस ब्लॉक का प्रकार का पहचान, इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान बताइए। तो ये हो जाएगा आपका डबल वेबल सिंगल ग्रुप, यानी कि ये जो वेबल है, ये जो वी का आकार है, ये दो है, और ग्रुप, ये जो चौकोर ग्रुप कटा है, ये एक है। तो डबल वेबल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक रहेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा क्या होता है? ER को पकड़ा जाता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, हम इंग्लिश वाला भी पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने आपको भी बताया है कि दोनों ही भाषाओं में आता है। अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आया तो एक बार इंग्लिश का लाइन जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर? अब ये क्या कह रहा है कि कौन सा यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग होता है जो स्क्राइबर को पकड़े रहता है? तो वो होता है क्या? एडजस्टेबल फाइन स्क्रू, ठीक है। स्लग क्या करता है? उसको सपोर्ट देता है, और एडजस्टेबल फाइन स्क्रू क्या करता है? उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? धातु के गुण का नाम बताइए यदि यह चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है तो, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि धातु का ऐसा कौन सा गुण होता है जिसकी वजह से वह चुंबक से आकर्षित हो जाता है, चुंबक उसमें चिपक जाता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें, चुंबकीय प्रॉपर्टी उसमें होती है, चुंबकीय गुण होगा, तभी ये क्या होगा? चुंबक से चिपकेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु का कौन सा गुण गलन के लिए लाभदायक होता है? ठीक है, तो धातु का कौन सा गुण होता है जो गलन के लिए लाभदायक होता है? तो वो होता है आपका फ्यूजिबिलिटी, ठीक है। फ्यूजन, हमने वेल्डिंग के क्लास में बताया है कि फ्यूजन कैसे होता है। आपको पता होगा कि फ्यूजन जब दो मेटल को जो है हाई टेम्परेचर और हाई एम्पियर के करंट में प्रवाहित किया जाता है, जब टच किया जाता है तो वो अधिक तापमान यानी कि लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद वो फ्यूज हो जाता है, आपस में ही गल जाता है पकड़ के। तो फ्यूजिबिलिटी जो होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है जिसकी वजह से वो तुरंत ही गल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धातु काटने की आरी का नाम बताइए। जो एक फिगर आया है इसमें इसका नाम बताना है कि ये कौन सी कटिंग शॉ है। आप अगर ध्यान दें तो ये एक मशीन है, ये बेस है, यहाँ पर कुछ कंट्रोल दिए हुए हैं, ऊपर एक कंट्रोल दिया हुआ है, और ये एक क्या लगा है? अब्रेसिव व्हील लगा हुआ है जिसकी वजह से आरी काटती है। तो ये आरी का क्या लगा हुआ है? कटिंग शॉ का क्या लगा है? अब्रेसिव मटेरियल लगा हुआ है, अब्रेसिव व्हील लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कुलर है, ठीक है। तो ये सर्कुलर है यानी कि गोल है, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए चित्र के हिसाब से ही आप समझ जाएंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? सर्कुलर शॉ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये
गोल आकार का अब्रेसिव मटेरियल है, गोल आकार की आरी लगी हुई है उसमें जिससे हम काटते हैं, ठीक है, गोल आकार का ब्लेड लगा हुआ है कह सकते हैं आप, इस वजह से इसको सर्कुलर यानी गोलाकार आरी कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पावर आरी यानी कि पावर हेक्सा में हार्ड सामग्री काटने के लिए किस टीपीआई सेट का उपयोग किया जाता है? इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। व्हाट टीपीआई ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग हार्ड मटेरियल इन पावर हेक्सा? पावर हेक्सा में कौन सा टीपीआई सेट यूज किया जाता है? कितने दांते होते हैं? टीपीआई का मतलब होता है टीथ पर इंच, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो हम आपको बता दें टीपीआई का मतलब क्या होता है। टी का मतलब होता है टीथ, ठीक है। पी का मतलब होता है पर, और आई का मतलब होता है इंच, ठीक है। टीपीआई का मतलब होता है टीथ पर इंच, 1 इंच में कितनी टीथें हैं, ठीक है। तो जब जितना हमने बताया है कि जितना सॉफ्ट मटेरियल होता है उतने ही बड़े टीथ होते हैं और उतने ही कम संख्या होती है, ठीक है। और मटेरियल जैसे जैसे हार्ड होता जाता है दांतों की संख्या बढ़ती जाती है और उनका आकार छोटा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे हार्ड मटेरियल यूज किया जा रहा है, तो दांतों को काटने के लिए भी 14 टीपीआई का ही क्या करेंगे हम यूज करेंगे, ठीक है। जो पावर आरी हम यूज करेंगे, जो ब्लेड हम यूज करेंगे वो कितने होगा, 14 टीपीआई का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। ये एक वर्नियर कैलिपर है, ध्यान दीजिए, ये एक वर्नियर कैलिपर है। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? यहाँ पे एक रीडिंग दी गई है, देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर जो ये रीडिंग दी गई है, यहाँ पर ये 0 दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो 0 है ये वाला हिस्सा, अब इस 0 को मापेंगे हम ये ऊपर की वर्नियर स्केल से, मेन स्केल से। अब ये जो नीचे ये वाली जो दी गई है ये मेल स्केल है, और ये जो दिया गया है ये क्या है, वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीच के अंतर से ही वर्नियर कैलिपर काम करता है। तो अब ये नापते हैं कि ये 0 है, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके पहले की जो संख्या रही होगी वो रही होगी 35, ठीक है, वो रही होगी 35 mm, ठीक है। इसके पहले की जो जहां 0 लगा हुआ है इसके पहले की संख्या क्या रही होगी, 35 mm रही होगी, ठीक है। अब 35 mm के बाद हम नापते हैं कि कितनी संख्या आई है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कितनी संख्या आई है। वर्नियर कैलिपर जिस भी लाइन पर एकदम परफेक्ट मैच हो जाता है, ठीक है, जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के जिस भी लाइन पर एकदम परफेक्ट मैच हो जाता है, जैसे 20 वाले हिस्से पर परफेक्ट मैच हो गया है, तो उस लाइन को माना जाता है कि यही एग्जैक्ट पोजीशन है। अब यहाँ से नाप लेंगे तो 0 से 5 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर ये mm का दर्शाता है, ठीक है। ये हिस्सा जब mm को दर्शाता तो हो गया 10 mm, 20 mm, 30 mm और 40 mm। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.40 यानी कि 0.40 mm, ठीक है। अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं कैसे होगा। ये आ जाएगा 35 हमने बताया था, पॉइंट लगा देंगे, जो यहाँ पे हमने संख्या लिखी है 1 2 3 4 40 हमने लिखा है, तो ये हो जाएगा
35.40 mm, ठीक है, ये आ जाएगा 35.4 mm, तो आंसर आपका हो जाएगा डी सही, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये सही हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और रीडिंग हमें दिख रही है, ठीक है, ये है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की, ठीक है। तो इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग कैसे निकालेंगे, हमने पहले ही बताया है। ये हो गई आपकी मेन स्केल, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हो गई आपकी मेन स्केल और ये हो गई वर्नियर स्केल, ठीक है। अब मेन स्केल पे क्या रीडिंग दिखा रहा है, 40 ये दिखा रहा है, एक छोटा सा लाइन और है तो 41 हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 41, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी लाइन एकदम परफेक्ट अलाइन हुई है, तो यहाँ पर ये एरो के माध्यम से खुद ही दिखा दे रहा है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये परफेक्टली अलाइन हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसको नाप लेते हैं, ये कितनी संख्या बनी, यहां से जोड़ेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हुआ है। अब बताया गया है कि पर जो इसका ये प्रति जितनी भी लाइनें होती हैं वो 5 मिनट की होती हैं, ठीक है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो 5 मिनट का होता है। तो 10 लाइनें हैं, तो 10 लाइनों का अंतर कितना हो जाएगा, 50 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 41 डिग्री और 50 मिनट, समझ में आया, आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, एक गेज ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन है, सॉरी, ठीक है, गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। हमने आपको बताया है कि ड्रिल मशीन कई तरह की होती है, सेंसिटिव ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, बेंच ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, ठीक है। तो ये कई तरह की होती है। जो आपकी गैंग ड्रिल मशीन होती है उसमें क्या होता है कि एक आपका गैंग ड्रिल मशीन होती है, जो उसका मेन पॉइंट क्या होता है, जो मेन अंतर होता है वो उसमें होता है, एक स्पेंडल लगा होता है, एक स्पेंडल से ही 4-5 स्पेंडल जुड़े होते हैं जो आगे जाके चक से मिल जाते हैं, ठीक है, और उसमें उन चकों में ड्रिल बिट लगी रहती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि 5 चक लगे हुए तो एक साथ 5 होल या 5 जॉबों में एक साथ होल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जितनी बार भी, ठीक है, आप जितनी बार भी जॉब को लेते हैं, आपको जैसे 5 ड्रिल है तो 5 में अलग अलग साइज का ड्रिल बिट लगा दे, मान लीजिए इसमें 5 mm का ड्रिल बिट लगा है, ठीक है। अब जैसे देख लेते हैं, इसमें मान लीजिए 5 mm का ड्रिल बिट लगा है, इसमें 7 mm का ड्रिल बिट लग गया है, ठीक है, और इसमें 10 mm का हमने ड्रिल बिट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टैप हमने डाल दिया, सॉरी यहाँ पे टैप डाल दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से 4 अलग अलग प्रकार की हम क्या करते हैं, ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग का क्या है, क्रमिक चलन, ठीक है, क्रमिक संचालन, ये लगातार क्रम वाइज चलती रहेगी। अगर हमको जो है 10 mm का होल करके उसमें टैप करना है, यानी कि उसमें थ्रेड बनाना है, तो हम 5 mm पे पहले गए, फिर उसके बाद 7 mm पे गए, फिर 10 mm पे गए, फिर 10 mm का जब होल हो गया तब उसमें हमने टैप कर लिया। तो ये क्या है कि लगातार यानी कि एक ड्रिल का क्रमिक यानी कि सीरियल वाइज संचालन हो रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, क्रमिक संचालन, ठीक है। आते हैं इस पे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक विभिन्न हिस्सा कौन सा होता है, ठीक है।
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पर देख लेते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब यहीं पे क्या होता है, बेवल डला होता है और ये होता है स्टॉक, ठीक है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जब ये स्टॉक लगता है तो वहाँ पर क्या अटैच होता है, डायल अटैच होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा क्या, डायल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक माइक्रोमीटर यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये एक माइक्रोमीटर है जो कि कितने का है, 50 mm से 75 mm का, ठीक है। 50 mm से 75 mm का ये क्या है, वो है माइक्रोमीटर है, ठीक है। 50 mm से 75 mm का माइक्रोमीटर है। अब ये पूछ क्या रहा है कि ये जो मार्क किया गया है, जो ये एक्स मार्क किया गया है, ये वाला, ये क्या कौन सा हिस्सा है। तो हम सीरियल वाइज समझ लेते हैं क्या क्या हिस्से होते हैं इसमें। एक होता है क्या, ये क्या है, ये थिम्बल है, ये स्लीव है, ठीक है, ये टैपेड स्क्रू है, ये लॉकिंग नट है, ये क्या है, ये स्पेंडल है और ये एनविल है, ये फ्रेम है। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं एक्स के जिसमें एक्स का निशान लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपका एनविल, ठीक है। ये एक एनविल होता है, सही कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगला पूछ रहा है कि मैट्रिक क्या है, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो मैट्रिक भाषा में यानी कि mm में डालना है, हमें mm में पता करना है। तो कितना होता है, हमने आपको बताया है कि इसका लिस्ट काउंट जो होता है, जो आपका अल्पक मान होता है, वो होता है 0.001 mm, ठीक है। क्या होता है इसका अल्पक मान, 0.001 mm। यही इसकी एक्यूरेसी भी हो जाएगी, ठीक है। यही इसकी सटीकता, यानी कि इतने तक सटीक माप ये ले सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 0.001 mm। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक इमेज दिखाई जा रही है, एक पिलर ड्रिल है ये, ठीक है, सॉरी बेंच ड्रिल है ये। इस बेंच ड्रिल का ये जो एक्स वाला मार्क है, ये क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है चक, इसे ड्रिल चक कहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये एक वर्नियर हाइट गेज है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एस, एक्स, एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया भाग है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइट गेज है, वर्नियर हाइट गेज कहते हैं इसको। और ये जो एडजस्टेबल, सॉरी ये जो स्लाइडिंग एरिया है, ये जो पार्ट है, उसको कहते हैं फाइन एडजस्टेबल स्लाइड, ठीक है। ये एक स्लाइड होती है जो ऊपर नीचे स्लाइड कर सकती है और बहुत ही बारीक अंतर को ये सेट कर सकती है, ठीक है। तो इसको कहेंगे फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, इस ड्रिल मशीन का नाम बताइए। ये जो एक ड्रिल मशीन दी गई है, ये कौन सी ड्रिल मशीन है। आपको मैंने बताया था कि पिलर ड्रिल मशीन और बेंच ड्रिल मशीन दिखने में एक जैसी दिखती हैं। अंतर क्या होता है, बेंच ड्रिल मशीन का जो ये पिछला हिस्सा है, ये जो पिलर दिख रहा है, रॉड दिख रही है, ये थोड़ी सी मोटी होती है, जैसे कि पिछले इमेज में आपने देखा, ठीक है। और जो पिलर ड्रिल होता है उसकी ये वाली जो रॉड होती है, जो पतली होती है, इसकी वजह से ये किसी भी एंगल पर, सॉरी किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, ठीक है। इसलिए इसका क्या नाम होगा, पिलर ड्रिल मशीन,
ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया है, देखिए, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज ऑफ 10 mm M10 X 1.23। इसको समझ लेते पहले, ये जो कोड दिया है ये क्या है, ठीक है, क्या दिया है, M10 गुणे 1.25, ठीक है, ये इसका कोड है। तो ये M का मतलब होता है मैट्रिक, यानी कि ये जो चूड़ी बनाएगा वो मैट्रिक चूड़ी रहेगी, ठीक है। 10 यानी इसका होल साइज है, यानी कि जब चूड़ी बन जाएगी तो उसका बाहरी व्यास जितना रहेगा वो रहेगा 10 mm, ठीक है। और ये जो 1.2 दिया है ये है थ्रेड, यानी कि चूड़ी का साइज, चूड़ी का जो व्यास है, चूड़ी का जो मोटाई है वो है 1.25 mm, ठीक है, 1.25 mm की चूड़ी की मोटाई रहेगी, ठीक है। अब जब चूड़ी की मोटाई इतनी रहेगी तो हमेशा जो टैप होता है उसका साइज होल के साइज से बड़ा रखा जाता है, यानी कि अगर 10 mm का होल हमें करना है, और 10 mm का थ्रेड दार होल हमें बनाना है तो हमें उससे कम का होल ड्रिल करना पड़ेगा। तो साइज क्या आ जाएगी, 8.88, ठीक है। अगर 8.8 mm का हम अगर ड्रिल करते हैं तो उसमें जाके 10 mm का M10 का जो है वो टैप फिट हो जाएगा, यानी कि टैप करना आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्नियर हाइट गेज कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि वर्नियर हाइट गेज में जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो कौन सा है, तो वो होता है जॉ, ठीक है, ये जुड़ा हुआ होता है उसमें से, ठीक है, तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को मापा जा सकता है। इंग्लिश में समझ लेते हैं ये HS क्या है, एक बार समझ में आ जाएगा। हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा अगर गहराई में, ज़्यादा गहराई में मापा जाना है तो कैसे मापा जाएगा। तो बताया गया है कि जब डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है और डेप्थ माइक्रोमीटर की सीमा खत्म हो जाती है तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पर एक्सटेंशन रॉड यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमेशा एक्सटेंशन रॉड यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इक्विप्ड विथ अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड, यानी कि एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा इसकी माप को लिया जाएगा। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रिल मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, विच पार्ट इन ड्रिल मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड, यानी कि अलग अलग स्पीड को प्राप्त करने के लिए ड्रिल मशीन का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो वो होता है स्टेप पुली। आपको मैं बता दूं कि स्टेप पुली कैसे लगी होती है। एक जब हम पिलर ड्रिल को देखते हैं, ठीक है, तो ये पिलर हो गई, ये हो गया उसका बेस, यहाँ पर हो गया वर्किंग टेबल, ठीक है, और यहीं पर पिलर ड्रिल का मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर लगी होती है मोटर, ठीक है। यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये ऐसे मोटर लगी होती है और यहाँ पर लगा होता है स्पिंडल और इसी में बंधा होता है चक और ये होती है ड्रिल बिट। ऐसा एक सेटअप होता है, लेकिन इसमें स्टेप पुली लगी होती है। पुली कैसे होती है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप होती है, फिर इससे छोटी लगेगी, फिर इससे छोटी लगेगी, ऐसे। और इसमें इसी का उल्टा होता है, यहाँ पर सबसे बड़ी होती है
फिर उससे छोटी होती है, फिर उससे छोटी होती है। ऐसे उल्टी स्टेप यहाँ पे लगी होती है, एक स्टेप पुली यहाँ पे लगी होती है और यहाँ पे एक बेल्ट वी बेल्ट लगा होता है जिसकी वजह से ये दोनों जुड़े होते हैं। तो जब भी आप इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर बड़ी वाली पुल्ली आ जाएगी और यहाँ पर छोटी वाली पुल्ली आ जाएगी। ठीक है, तो स्टेप पुली के द्वारा इसकी स्पीड क्या होती है, कंट्रोल की जाती है। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी ड्रिल मशीन में रीजा हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? इंग्लिश का एक बार समझ लेते हैं क्या है। विच ड्रिल मशीन स्पिंडल हेड इज मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉलम, यानी कि कौन सी ड्रिल मशीन में जो स्पिंडल है यानी कि जो ड्रिल बिट जिसमें लगी होती है वो हिस्सा कॉलम से यानी कि जो पिलर होता है उससे दूर जा सकता है और पास आ सकता है, तो वो होती है किसमें, रेडियल ड्रिल मशीन में। रेडियल ड्रिल मशीन कैसी होती है हम आपको बता दे रहे हैं एक बार इमेज के माध्यम से। ठीक है, एक ड्रॉ करके हम बता देते हैं कैसी होती है। एक यहाँ पर ऐसा पिलर होता है बड़ा सा और यहाँ पर एक बड़ा सा टेबल होता है, वर्किंग टेबल। ठीक है, और इस पे सेंसिटिव ड्रिल ऐसे लगी होती है और जिस पर ये जो चक लगा होता है ये आगे पीछे मूव कर सकता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर सकता है आगे पीछे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप आराम से स्पॉट फेसिंग भी कर सकते हैं इसमें और लंबाई में इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए इसको रेडियल ड्रिल कहते हैं, क्योंकि एक रेडियल इधर होता है, एक रेडियल हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, एक और रीडिंग आ गई हमारे पास। देखिए, एक ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग, एक सामान्य वर्नियर कैलिपर है ये, उसकी रीडिंग है। अब हमें नापनी है कितनी है ये। ठीक है, तो हम नाप लेते हैं। मेन स्केल ये है आपकी, ठीक है, ये है आपकी मेन स्केल, ये है आपकी वर्नियर स्केल। नापते हैं 1 2 3 4, 4 के 4 और 4.5 यानी कि mm में नापेंगे तो 45 के आगे का हिस्सा है ये। ठीक है, 45 में कितना आगे है, 1 और 1 2। ठीक है, तो 1.9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अभी एक बार और इसको समझ लेते हैं फिर से। यहां पर देखिए, एक बार समझ लेते हैं, ये 0 के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, अब यहां पर ये 14 तक आया है। ठीक है, 1 पे था ये, तो आंसर आ जाएगा 1 4। ठीक है, 5 और 9। ठीक है, नहीं ये आएगा 1.19 आएगा, ये 14.118, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 ही है ना, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 14.18। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्या बताया है, एक्स में चिन्हित भाग का नाम बताइए, नाम क्या है। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या नाम है एक्स भाग का। हमने इससे पहले ही बताया, ये है टैपेड स्क्रू और ये है थिम्बल, ये है स्लीव स्पिंडल और ये है स्लीव और ये है स्पिंडल, ये है फ्रेम, ये है लॉकिंग नट और ये है एनविल। ठीक है, तो ये एक्स का जो भाग है ये क्या कहलाएगा, थिम्बल कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेट स्क्रिप्ट यानी कि स्निप, बेट स्निप का उपयोग क्या होता है। तो बेट स्निप का उपयोग क्या होता है, ग्रूव काटने के लिए किया जाता है बेट स्निप का उपयोग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीवर शेयर, अब ये एक क्या है, लीवर शेयर है जिससे सरिया वगैरह काटी जाती है, चद्दर काटी जाती है। ये आपको लोहे की दुकान पे या सरिया जहाँ बिकती है उस दुकान पे ये मशीन आपको मिल जाएगी। ये एक हैंड टूल होता है, इसको पकड़ के खींचते हैं और यहाँ पर ये कट जाता है। तो इसमें बताया क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, सॉरी, ये लीवर शेयर के इस भाग का नाम बताइए जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये ऊपर का हिस्सा है, जॉ होती है, इसको मूवेबल जॉ कहते हैं और इसको फिक्स जॉ कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अपर जॉ, लोअर जॉ भी कहते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा लोअर जॉ यानी लोअर ब्लेड। ठीक है, ये एक ब्लेड है, हमने जॉ कहा क्योंकि ये जॉ है, पकड़ता भी है और ये काट भी देता है, तो ये हो गई आपकी लोअर ब्लेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिंक कोटेड आयरन का क्या नाम है? हमने आपको बताया था जब आयरन को क्या करते हैं, जिंक के साथ मिलाकर रिएक्ट कराते हैं, गर्म कराते हैं, तो लोहे पर एक सुरक्षा परत चढ़ जाती है। ठीक है, जो कि जिंक की होती है, जिसको कहते हैं हम गैल्वनाइज स्टील। ठीक है, आप लोगों ने चद्दर में देखा होगा, जो स्टील की चद्दरें जो लगाई जाती हैं उनमें एक चमकदार परत लगी रहती है, एक सिल्वर कलर की चमकदार परत होती है वो। ठीक है, वो प्योर लोहा नहीं होता, वो चमकदार होता है। वो किस वजह से होता है? वो गैल्वनाइज की वजह से होता है। तो गैल्वनाइज्ड आयरन, जस्ता चढ़ा हुआ आयरन। ठीक है, गैल्वनाइज्ड आयरन कहते हैं इसको। तो गैल्वनाइज्ड आयरन क्या होगा? जिसमें जिंक की कोटिंग डली होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बता रहा है कि 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई और 4 mm की मोटाई का एक ब्लॉक है। ठीक है, अगर इसका वजन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 7.85 ग्राम है, तो टोटल स्टील का वजन कितना होगा? तो इसको पहले नाप लेते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन कैसे निकलेगा? हाँ, कैसे निकलेगा? 2000, इसी को नाप लेते हैं पूरा। ठीक है, 2000 mm, हाँ, गुणे 500 mm गुणे कितना, 4 mm। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना हो गया? जोड़ लीजिए। गुणा करेंगे हम, $500। ठीक है, 0 0 0, इसके बाद 0 0, आनूनी 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 110, इसका 0, इसका भी 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 0, 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख गुणे 4 यानी कि 4 लाख, सॉरी 40 लाख। ठीक है, तो 40 लाख का क्षेत्रफल हो गया mm में। अब इसको सेंटीमीटर में लगाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इसको
1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm होता है, तो इससे 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक आंसर आ गया 4 लाख सेंटीमीटर का। अब इसको जोड़ते हैं, अगर 4 लाख सेंटीमीटर से अगर हम इसको नापेंगे, यानी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का वजन कितना है, 7.85 है। ठीक है, तो 4 लाख का कितना हो जाएगा, आप इसको गुणा कर लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 31.4। हमारे पास थोड़ा समय कम है इसलिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको कि 31.4 इसका आंसर आ जाएगा। नियमित, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, नियमित पृष्ठभुज के फ्लेक्स से फ्लेक्स तक की साइज की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन आप लोग जानते हैं कि 6 भाग जिसमें होते हैं, ऐसा ये हेक्सागन होता है। ठीक है, हेक्सागन का क्या है सूत्र, 3√3a। ठीक है, आंसर ये आ जाएगा आपका √3a। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन द बॉडी, क्या कहेंगे आप उसको, मास, द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें पूछा है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इंच आयतन को क्या कहेंगे, तो प्रति इंच आयतन को क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात फैट क्या है। ठीक है, तो उसे कहेंगे दक्षता। अगर जितना आ रहा है उसमें से जो भी कंज्यूम हो रहा है उसके बाद जो आउटपुट जा रहा है उसे कहेंगे हम दक्षता। ठीक है, अब इसमें पूछा है ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है, तो आपको बताया गया है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट का है, 746 का है। देखिए 746 वाट्स का 1 हॉर्स पावर होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का एसआई यूनिट क्या है, तो वो है जूल। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघल जाता है। पिघलने का प्रोसेस है, आपको पता ही है कि मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है, कोई भी ठोस द्रव्य में पिघलना शुरू कर देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सामग्री। ये आप देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया है, अभी तक हम लोग कैलकुलेशन साइंस का भी क्वेश्चन खत्म कर दिए, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। क्या सामग्री है ये कोई ठोस है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा क्या, स्टील। अब इस सामग्री को पहचानिए, ये कैसा है, ये ग्लास है। यहाँ पे जब ऐसा ऐसा पॉइंट बना रहेगा तो ये ग्लास कहलाएगा। अब इस पॉइंट को पहचानेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, ये कहेंगे हम इसको ठोस, कंक्रीट। ठीक है, अगला ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक क्वेश्चन है, देखिए 4A शीट का ट्रिम किया हुआ आकार कितना होता है, तो ट्रिम किया हुआ आकार होता है 210 गुणे 297। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आइए, ये बहुत खास है, जब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं तब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एसआई मानक के अनुसार कौन सा डायग्राम ड्राइंग आयाम सही है, यानी कि ये जो लिखावट दी गई है, जो निशान बनाए गए हैं 50 बाई 50 बाई 60 के, ठीक है,
तो ये जो आयाम है ये कौन से सही हैं? आपको मैं बताऊं, जब भी आयाम बनाए जाते हैं तो एरो बनाई जाती है, उनके जो एरो का साइज होता है वो सेम होता है दोनों तरफ, और नंबर को हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ये नियम होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये भी एरो के ऊपर ही लिखा है, ये भी एरो के ऊपर है, ये भी एरो के ऊपर है। यहाँ पर देखेंगे तो ये एरो के ऊपर है, ये दोनों एरो के नीचे आ गए हैं। ये ऊपर है, ये ऊपर है और ये नीचे आ गया है। यहाँ पर ये ऊपर कर दिए हैं, इसको बड़ा भी कर दिए हैं, इसका एरो बड़ा है, इसका एरो छोटा है, इसका एरो बड़ा हो गया। तो सारे ही साइज, एरो का साइज, लाइन का साइज, और क्या है जो नंबर आप लिख रहे हैं, जो साइज आप लिख रहे हैं, उसका उसका प्लेसमेंट वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सारे ही आकार बराबर हैं और सभी जो साइज लिखी हुई है वो लाइन के ऊपर लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए प्रिज्म का नाम बताइए। कैसा प्रिज्म है, आपको दिख ही रहा होगा, ये चौकोर प्रिज्म है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा क्या, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या है, क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरें। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन अब आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी कि हम जाएंगे आफ्टर लंच के बाद, यानी ब्रेकफास्ट के बाद, सॉरी, हम जू जाएंगे। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा आर गोइंग। ठीक है, वी आर गोइंग टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। उसी तरह से अगला देखिए, तो दे गुड फ्रेंड, तो दे आर गुड फ्रेंड होता है, बहुवचन है तो आर लग जाएगा, दे आर गुड फ्रेंड। अगला देखिए, द ट्रेन थ्रू द टनल, यानी द ट्रेन पासिंग थ्रू द टनल। क्या है, ट्रेन टनल से जा रही, निकल रही है या गुजर रही है। अगला देखते हैं, उचित इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंग्लिश में, ये हिंदी में सही नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ये क्या है कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वी आर गोइंग। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव कैसे हो जाएगा, वेयर वी आर गोइंग या हु आर गोइंग, वेयर यू गोइंग। ठीक है, आर यू गोइंग लिखा है तो वेयर आर यू गोइंग आ जाएगा। रिक्त स्थान में उचित वर्तमान के साथ सर्वनाम के साथ भरें। इसमें एक सर्वनाम लिखा है तो यहाँ हो जाएगा आई मेड अ केक। ठीक है, आई मेड दिस केक फॉर माई सेल्फ, या योर सेल्फ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे योर सेल्फ हो जाए नहीं होगा, यहाँ माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा शी मेड दिस केक फॉर हिम हर सेल्फ। शी लगा हुआ है तो क्या हो गया, स्त्री वचन हो जाएगा, यहाँ पे हर सेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, शी हर्ट, शी हैज हर्ट, क्या हो गया, वो दुखी हो गई, किससे, हिम सेल्फ, सॉरी हर सेल्फ, और खुद से दुखी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द लिटिल गर्ल्स क्या है, कौन सी आइज है, आइज रिलेटेड विथ क्या है, सेचिफ, तो विंकिंग आइज हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हाउस इज एट द थर्ड फ्लोर। ठीक है, इज द स्पीकर एट फंक्शन, हु इज द स्पीकर एट फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मांग रहा है
यहाँ पे एक और चीज आ गई, लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड, क्या है, सोर्स लैंग्वेज, ठीक है, सोर्स कोड, लो लेवल लैंग्वेज होती है वो। उच्चारण का संदर्भित करता है, उच्चारण को क्या संदर्भित करता है, तो वो हो गया ध्वनि का उत्पादन। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, इसको करेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसमें करेक्ट करना है, क्या है, टीचर स्कूल वर्कड शी एज, तो इसको सही सेंटेंस में बनाना है, तो सही सेंटेंस हो जाएगा शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ देखिए, आवाज की पिच को उठाना और गिराना क्या कहलाता है। आपको बताया गया है कि आवाज की पिच को जब हम उठाते हैं और गिराते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उच्चारण, ठीक है। जब हम बोलते हैं, कोई शब्द हम बहुत तेजी से बोलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लोड लेके बोलते हैं, कोई शब्द हम बहुत धीरे से बोलते हैं, तो उसे उच्चारण कहते हैं। अगला देखिए, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना उत्पन्न कर देता है, तो कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा वो शब्द होता है जो अचानक से उत्पन्न कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपास्ट्रोफी, अपास्ट्रोफी कहते हैं। अपास्ट्रोफी शब्द जो होता है वो अचानक से उत्तेजना उत्पन्न कर देता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसा उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आप क्या उपयोग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या उपयोग करेंगे, हेलो, हेलो मैडम, हेलो सर, ऐसे उत्पन्न करेंगे, ठीक है। आंसर में, अब इसमें पूछा है विच इज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑफ आंसर, आंसर शब्द में कौन सा अक्षर होता है जो साइलेंट होता है, मुख होता है, ठीक है, तो कौन सा होता है, W होता है वो। चलिए अगले उस पर आते हैं, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डॉस होता है, ठीक है, लूज योर टेम्पर्ड, चर्चा के शिष्टाचारों में, ठीक है, तो अपना आपा खो देना, दूसरों की सुनना, ये क्या है, अप्रासंगिक विवरण देना, या अभद्र या अपशिष्ट भाषा का उपयोग करना, ठीक है। शिष्टाचारों में से इनमें से कौन सा आता है, तो दूसरों की सुनना आएगा, अपना आपा भी नहीं खो सकते, ठीक है। अप्रासंगिक विवरण भी, मतलब टॉपिक से बाहर का भी विवरण नहीं आप दे सकते, और अभद्र भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा दूसरों की सुनना। जब आप डिस्कस करने बैठते हैं तो आप दूसरों की सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही फिर आ गया, शिष्टाचार का क्या, डू नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार यानी चर्चा के शिष्टाचार में क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, दिमाग खुला रखना, मध्यम आवाज का उपयोग करना, दूसरों की सुनना, अनावश्यक बहस करना। तो अनावश्यक बहस नहीं कर सकते आप, दूसरों की सुनेंगे, धीमी आवाज में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, ठीक है, और दिमाग खुला रखेंगे, यानी कि क्या सुना जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। और क्या नहीं करेंगे, अनावश्यक बहस नहीं करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब ये क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है, तो CPU होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, था बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। कार्डियल नंबर कौन सा है, इसमें क्या है, कार्डिनल नंबर कौन सा है, तो आपको बताएं, ये है रोमन नंबर। आप अगर ध्यान दें तो ये जितने लिखे हुए हैं ये है रोमन नंबर, ठीक है, और ये है कार्डियल नंबर, ठीक है। तो हमेशा जब भी अंकों की बात आएगी तो वहां पे कार्डिनल नंबर हो जाएगा। चलिए, तो आंसर आ जाएगा A। अब इसमें कार्ड नंबर कौन सा है, हाँ, जो
अब जैसे ये सेकंड, ये कार्डिनल नंबर हो जाएगा। कौन सा विषम विरोधक वाक्य है? ठीक है, ये कौन सा वाक्य है जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है? कौन सा? एक्सक्लामेटरी, यानी कि बहुत ज़्यादा फीलिंग को उजागर कर रहा है। तो कौन सा है? व्हाट द ब्यूटीफुल हाउस इज दिस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल। तो वो व्हाट द ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा घर है ये, तो ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। विच वन इज इन एक्टिव वॉइस, सक्रिय आवाज कौन सा है? इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में आएगा, ये देख लेते हैं। राम हैज पास्ड हर एग्जाम, राम द बेल वॉज कॉज्ड बाय हिम। तो ये क्या हो गया है? पैसिव वॉइस हो गया। ये है आपका एक्टिव वॉइस। ठीक, अब आ गया पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा है? तो हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, ये 75 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से अब डन का तो बटन दबा देंगे हम। 75 क्वेश्चन पूरे हो गए। फिनिश एंड सबमिट टेस्ट पे जाएंगे। एग्ज़ाम सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग आगे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।